हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम 221 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 220 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, तो 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज में आज हम 221 से स्टार्ट करेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी और अन्य अदर स्टेट पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत सरकार द्वारा संथानम समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो भारत सरकार के द्वारा जो संथानम समिति है उसकी नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1962। ठीक है, 1962 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है 222। भारत में विभिन्न मंत्रालयों से संबंध सलाहकार समितियों का गठन कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पता है जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, ठीक है, उनसे संबंध सलाहकार समितियों का गठन जो है संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 223। लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है या फिर था? तो लोकायुक्त अधिनियम बनाने की बात कर रहा है, न कि लागू करने की बात। ठीक है, लोकपालन लोकायुक्त सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था वो अलग क्वेश्चन है। उस वहाँ पे अगर लागू करने की बात आएगी तो महाराष्ट्र राइट होगा, लेकिन लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 224 का संसद सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों की परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि में सरकार की ओर से कौन नामित करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों की परिषदों की बात करें, बोर्डों की बात करें, आयोगों आदि में सरकार की ओर से नामित करता है। अगला है, भारत में केंद्र सरकार में मंत्रालयों का गठन कौन करता है? तो केंद्र सरकार में मंत्रालयों का गठन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से अधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम इसे आगे और करेंगे। अगला है हमारा, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनहैप्पी जो इंडिया है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कम्युनल अवार्ड का क्या उद्देश्य था? तो कम्युनल जो अवार्ड था उसका उद्देश्य क्या था भाई? सांप्रदायिकता की जो भावना बढ़ाना। ठीक है, ये कम्युनल अवार्ड का जो मेन उद्देश्य था कि सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाना। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा का सुझाव दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। ठीक है, कब आया था भारत? 1946 में। तो उसने 389, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 389 सदस्यों वाली संविधान सभा का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन किससे निर्धारित किया गया? तो संविधान सभा का गठन की बात करेंगे तो किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है या कौन था?
सॉरी होता है नहीं, कौन था? तो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एवरी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो फ्लैग कमेटी जो बनाई गई थी इसके अध्यक्ष थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैग कमेटी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम की रचना की बात करेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, राज्यों के संबंध में सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो राज्यों के संबंध में सर्वप्रथम जो व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, अरस्तु ही थे जिन्हें संविधान के 158 संविधानों का जो है क्या किया था? उल्लेख किया था, उनको वर्गीकृत किया था। इसीलिए संविधान का पिता प्लेटो की जगह अरस्तु को माना जाता है। अगला है हमारा, दबाव समूह को तृतीय सदन का नाम किसने दिया? तो दबाव समूह को तृतीय सदन का जो नाम दिया था वो फाइनर के द्वारा दिया गया था। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मत देने का अधिकार सिर्फ उनको है जो कर देते हैं, यानी जो टैक्स देते हैं वही मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये कहने वाले थे लीकॉक। लीकॉक का मानना था कि जो टैक्स देगा वही वोटिंग कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, केवल शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार होना चाहिए, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यह विचार का प्रतिपादन किया गया था वुडरो विल्सन। ठीक है, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर दिया गया है, लेकिन केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार होना चाहिए ये विचार का प्रतिपादन J.S. मिल के द्वारा भी किया गया था। तो आप देख सकते हैं इसमें राइट J.S. मिल होगा कि वुडरो विल्सन होगा। मेरे हिसाब से J.S. मिल यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर वुडरो विल्सन दिया है तो J.S. मिल ही आप राइट करेंगे। अगला है, किसने कहा है आत्मा के चक्षु को प्रकाश की तरफ घुमा देना ही शिक्षा का उद्देश्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आत्मा की बात करते हैं, आत्मा के चक्षु को जो प्रकाश की तरफ घुमा देने ही क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। यह कहने वाले विचारक हैं आपके प्लेटो। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य को सेवाधर्मी राज्य की संज्ञा किसने दी थी? तो भाई स्टेट को, ठीक है, सर्विस की बात करा है, सेवाधर्मी की बात करा है, तो ये कहने वाले थे मैकाइवर। बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैकाइवर का मानना था कि राज्य को सेवाधर्मी राज्य की संज्ञा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसको कहा गया था? ठीक है, तो पहला राजनीतिक जो वैज्ञानिक था वो अरस्तु था। ठीक है, अरिस्टोटल। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा, कौन संप्रभुता को वर्ग शक्ति मानता है? ठीक है, तो संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को जो वर्ग शक्ति, ठीक है, क्लास पावर मानने वाला विचारक है वो है मार्क्सवाद। कौन मानता है? मार्क्सवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक तथा राजनीतिक दो प्रकार के समझौते की बात कौन करते हैं? तो सामाजिक और राजनीतिक दो प्रकार के समझौते की बात जो की गई है वो सिडनी वेव के द्वारा की गई है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और साथ ही शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मातृ प्रधान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो भाई मातृ प्रधान जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं एडवर्ड जेम्स को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करेंगे तो हेनरी मैन हो जाएंगे, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और मातृ प्रधान सिद्धांत की बात करेंगे तो एडवर्ड जेम्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, आर्थिक सिद्धांत यानी राज्य की उत्पत्ति का कब प्रतिपादित किया गया था? तो आर्थिक सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है उसका प्रतिपादन 17वीं सदी में हुआ था। ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पितृ प्रधान, अभी हमने बात की थी तो क्वेश्चन आ चुका है, पितृ प्रधान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो पितृ प्रधान जो सिद्धांत दिया था वो हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह किसने कहा
कि सामाजिक शक्ति के रूप में राज्य की आवश्यकता उस समय से अनुभव हुई जिस दिन से समाज वर्गों में विभाजित हो गया था। तो यह मानने वाले विचारक हैं आपके रूसो। रूसो ने कहा कि सामाजिक शक्ति के रूप में राज्य की आवश्यकता उस समय से अनुभव हुई जिस दिन से समाज वर्गों में विभाजित हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? ठीक है, तो प्रजातांत्रिक राज्य को औद्योगिक राज्य बन गया है, यह कहने वाले विचारक हैं मैकफरसन। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में लॉर्ड वेवरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था, किसकी बात कर रहा है? इंग्लैंड में लॉर्ड वेवरिज रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो वो था कल्याणकारी राज्य से संबंधित। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार के उचित कार्यक्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना असंभव है, यह किसने कहा था? तो सरकार के उचित कार्यक्षेत्र का एक सामान्य सिद्धांत होना असंभव है, यह कहा था R.H. टोनी ने। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? तो ये कहने वाले विचारक हैं या विचारधारा है वो है फेबियन समाजवाद। ठीक है, फेबियन समाजवाद का मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का क्या होता है? निर्माता होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है पर महत्व की बात है उसे बदलना, यह कथन किसका है? तो भाई ये कथन किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स का मानना था कि दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है पर महत्व की बात क्या है? इंपोर्टेंट क्या है? उसे बदलना, परिवर्तन। परिवर्तन की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उनका क्रियान्वयन होता है, यह कथन या व्याख्या करता है। वही किसकी व्याख्या करता है? ये करता है अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की। ठीक है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल यानी कल्पना है? ठीक है, राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो आर्थिक समानता के बिना क्या है? कपोल, एक कल्पना है। तो यह मानने वाले विचारक थे हेरोल्ड जे लास्की। ठीक है, H.J. लास्की। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके मतानुसार न्याय शक्तिशालियों का हित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो न्याय शक्तिशाली का हित है, यह मानने वाले विचारक हैं थ्रेसिमेकस। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि प्रत्येक उसे पहनता है, यह किसने कहा है? तो यह मानने वाले विचारक हैं C.E.M. जोट। C.E.M. जोट का मानना था कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसका रूप क्या है? बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक उसे पहनता है। अगला है हमारा, अगली क्वेश्चन की बात करेंगे 256। तो अगला है हमारा, राज्य द्वारा कार्यों को करने से व्यक्ति की जो आत्मनिर्भरता नष्ट होती है, उसकी उसकी जो उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति दुर्बल होती है तथा उसके चरित्र को कुंठित कर देती है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो यह मानने वाले विचारक हैं आपके J.S. मिल। J.S. मिल के द्वारा कहा गया था कि राज्य द्वारा कार्यों के करने से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नष्ट होती है, उसकी उत्तरदायित्व की जो प्रवृत्ति दुर्बल होती है तथा उसके चरित्र को कुंठित कर देती है। J.S. मिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके पास देखने की आंखें हैं और सुनने के लिए कान हैं, किंतु बोलने के लिए जीहा नहीं है, यह कथन किस पर लागू होता है? तो यह स्टेटमेंट जो लागू होता है ब्रिटिश न्यायपालिका पर। ठीक है, ब्रिटिश जुडिशरी। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका रैमजे म्योर का। ठीक है, रैमजे म्योर का मानना था कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही क्या होती है? पनपती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मार्टिन लूथर कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एम एन रॉय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी? तो एम एन रॉय, ठीक है, तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने? ताशकंद में। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एम एन रॉय आपको पता है, ठीक है, इंडियन विचारकों की बात करेंगे, जो भारतीय विचारकों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। न्यू ह्यूमनिज्म बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संसदीय इतिहास में सर्वप्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत के संसदीय इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो बहिर्गमन का नेतृत्व किया था वो क्या था? मदन मोहन मालवीय ने। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, खिलाफत आंदोलन के शांत होने का कारण था? तो खिलाफत आंदोलन के शांत होने का जो कारण था वो था तुर्की के राज सिंहासन पर कमाल पाशा का आरोहण। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भाई पता है आपको भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और उसी दौरान जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी वहां हुई थी उपयुक्त सभी स्थानों पर, चाहे बलिया की बात करें, सतारा की बात करें और तमलुक की बात करें। तो यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको तीनों में से एक मिलेगा, या बलिया, सतारा, तमलुक, जो भी मिलेगा उसे आप राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो संबोधित किया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिंगापुर से। ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि उनको दी गई थी। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व जो है भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? तो वो था आपका कम्युनिस्ट पार्टी। इसका संविधान सभा में नेतृत्व नहीं था। बाकी लिबरल पार्टी की बात करें, हिंदू सभा की बात करें और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात करें, तीनों संलिप्त थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो वो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 38। ठीक है, आर्टिकल 38 ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक काम पर नहीं लगाया जाएगा? तो वो है आपका आर्टिकल 24। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये बाल अधिकारों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा में निहित है? तो राज्यसभा में जो निहित है वो अधिकार है नई अखिल भारतीय सेवाओं को नियमित करने की संस्तुति। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को नियमित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। ठीक है, केवल राज्यसभा में ही यह निहित है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला है हमारा, धनानुदान ठीक है की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। तो भाई क्या होता है? वो होता है सरकार की किसी विशेष नीति का क्या करना? विरोध करना। धनानुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती को ही सरकार की किसी विशेष नीति का विरोध करना ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिलों में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारों में से किसे लोकतंत्र का तानाशाही या फिर दोनों का तानाशाही जनक माना जा सकता है? भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का। ठीक है, तानाशाही जनक जो माना जाता है उसको रूसो को माना जाता है। ये यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को निम्नलिखित में से किसने जलाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, हॉब्स की जो लेवियाथन थी उसको जलाया था, वो किसने? तो वो थे आपके क्लेरेंडन। ठीक है, हॉब्स की लेवियाथन को क्लेरेंडन ने जलाया था। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर राइट पूछा गया है। आप जॉन लॉक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, और जॉन लॉक की है, पहला ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरा आप देख सकते हैं रॉन्ग है, रॉबर्ट हेल की मॉडर्न डेमोक्रेसी नहीं है। रिपब्लिक आपको पता है प्लेटो की है, ठीक है, और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है? जेम्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स भी अरस्तु की है, ना कि जेम्स ब्राइस की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक है। तो प्लेटो की जो रिपब्लिक का उपशीर्षक है किससे संबंधित है? वो है न्याय से संबंधित, ठीक है। यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। जो प्लेटो का रिपब्लिक है वो न्याय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? भाई उदारवाद से किसका मेल नहीं है? बुर्जुआ राज्य का, प्रतिनिधि सरकार का, या फिर लोक कल्याणकारी राज्य का, या सीमित सरकार का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद से जिसका मेल नहीं है वो है आपका बुर्जुआ राज्य, ठीक है, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित हैं, यह कथन किसका है? तो प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून क्या है? दोनों एक दूसरे में निहित हैं। यह स्टेटमेंट जो दिया गया था वो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था, तो लॉक का था, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन, ठीक है, संशोधनवादी मार्क्सवादी हैं? तो भाई ग्राम्स्की, ठीक है, कौन सा संशोधन जो है मार्क्सवादी है? तो ग्राम्स्की संशोधनवादी है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फांसीवाद पृष्ठपोषक है। तो भाई फांसीवाद किसका पृष्ठपोषक है? फांसीवाद जो है राज्य की प्रशांति का, ठीक है, वो राज्य की बात करता है, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य में निम्नलिखित में से एक कारक नहीं होता। तो वह कौन सा कारक था जो नहीं होता? तो वो था आपका विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय। ये हॉब्स का मानना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉब्स ने शासक की निरंकुशता को उचित ठहराया है इस अधिकार पर कि मानव क्या होगा? प्रकृति झगड़ालू व दुष्कर्मी होती है। ये हॉब्स का मानना था। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का जो प्रमुख प्रवक्ता था वो था आपका जॉन ऑस्टिन, ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है। तो मार्क्स का जो समाजवाद है उसे वैज्ञानिक भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वह मध्ययुगीन नहीं रहा बिना आधुनिक बने, इस कथन का संबंध है। तो भाई किससे है? यह है जीन बोदा से, ठीक है, जीन बोदा का मानना है कि वह मध्ययुगीन नहीं रहा बिना आधुनिक बने। यह कथन जीन बोदा का है, सी यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया था। तो सामाजिक संविदा को नए रूप में फिर से प्रस्तुत किया था, वो क्या था? जॉन रॉल्स के द्वारा, यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला है हमारा, रूसों के राजदर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। तो रूसों का जो राजदर्शन है उसमें सामान्य इच्छा किसका प्रतिनिधित्व करती है? सामान्य हित की, सामान्य चेतना का। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सामान्य हित की, सामान्य चेतना का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार निहित है। तो भारत में जो मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का जो अधिकार निहित है वो किस में नहीं है भाई? राष्ट्रपति में, ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता है हम आदेश देते हैं रिट का अर्थ है परमादेश, मैंडामस, ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो 7th शेड्यूल का संबंध हो जाएगा किससे? प्रांतीय, संघीय तथा उभयनिष्ठ सूची के विषयों से, ठीक है, यानी हमारे
संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सभी का उल्लेख 7th शेड्यूल में किया गया है, यानी 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का पहला कानूनी अधिकारी जो होता है वो होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होता है? पूरी मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 290 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शून्यकाल का जो अर्थ है वह प्रश्नकाल के अंत और कार्य की सूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का जो मध्यांतर होता है उसी को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे शून्यकाल हमारा शुरू होता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद जो फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, लेकिन कब की गई थी? 1939। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया था? तो भाई कौन थे पहले पत्रकार जिनको जेल भेजा गया था? वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? भाई कितने राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? वो थे 72। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित नहीं था? तो जो उपस्थित नहीं थे वो थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, SN बनर्जी। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, MA जिन्ना का 14वां बिंदु किसके विरुद्ध था? ठीक है, MA जिन्ना ने 14 बिंदु का एक 14 ठीक है बिंदु का एक सिद्धांत दिया था, आप ये मान सकते हैं। तो इसके विरुद्ध था, वो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। आप उनको गूगल करके या फिर बुक से रीड कर सकते हैं कि जिन्ना ने 14 सिद्धांत कौन कौन से दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी, वो की थी 1924 में। ठीक है, 1924। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन थे? तो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो बुक लिखी थी वो लिखी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, बहुत बार पूछी गई है, भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चाबी समस्या का मामला कब खड़ा हुआ था? तो चाबी जो समस्या थी उसका मामला हुआ था खड़ा 1921 में, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वो जो राइट नहीं है वो बताना है आपको। आपको पता है असेंबली बम मुकदमा राजगुरु के खिलाफ चलाया गया था भाई। ठीक है, पहला बिल्कुल राइट है। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा राजेंद्र लाहिड़ी के बीच, ठीक है, ये भी हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमे की बात करेंगे, SA डांगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा था वो JL नेहरू के लिए नहीं था। ठीक है, डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1943। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, यह विचार कि राज्य अपने आप में एक साध्य है किसने व्यक्त किया था?
भाई राज्य को अपने आप में साध्य कौन मानते थे? समाजवादी, मार्क्सवादी, फेबियनवादी या फिर यूनानी चिंतकों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादियों ने। ठीक है, ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा था? तो भारतीय संविधान को जो वकीलों का स्वर्ग मानने वाले विचारक थे वो थे जेनिंग्स। ठीक है, जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का संविधान किसने बनाया है? वकीलों ने बनाया, इसलिए वकीलों का स्वर्ग से कहा जा सकता है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था? तो भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा था केसी फेयर ने। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला है, सी आर दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो आपको पता है सी आर दास का संबंध था स्वराज पार्टी से। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के बाद जब चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इससे सी आर दास नाराज हो गए थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाने का कार्य किया और जिस उस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसलिए यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जे एस मिल की पुस्तक का शीर्षक है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो पुस्तक है वो एस इज ऑन लिबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे आपको राइट रॉन्ग बताना है। ठीक है, एक दबाव समूह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, बिल्कुल राइट है भाई। दबाव समूह अनौपचारिक भी हो सकता है और औपचारिक भी हो सकता है। बी है, एक दबाव समूह राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य करता है। बिल्कुल, दबाव समूह क्या करता है? राजनीतिक दल के माध्यम से ही कार्य करते हैं। ठीक है, अगली कुछ अगला है, एक दबाव समूह के पास प्रभाव होता है, शक्ति नहीं। बिल्कुल राइट। ठीक है, दबाव समूह क्या करते हैं? किसी का भी इफेक्ट करते हैं, पावर नहीं है उनके पास। और डी है, द एक दबाव समूह एक हित समूह नहीं होता है। बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, यही रॉन्ग है क्योंकि दबाव समूह हित समूह होते हैं भाई, ये नहीं है कह रहा है, इसलिए डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। तो राजनीतिक जो चेतना है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक किस रूप में है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकासवादी सिद्धांत के रूप में। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? राज्य शोषण की एक संस्था के रूप में राज्य अस्तित्व में आया, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। अपने मार्क्सवादी सिद्धांत में उनके द्वारा यही कहा गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा, यह कथन किसका है? तो भाई संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा मानने वाले विचारक थे वो थे आपके जेलिनेक। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जेलिनेक का माना था कि बिना संविधान के राज्य क्या हो जाएगा? अराजकता फैल जाएगी उसमें। ठीक है, ये जेलिनेक का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम एक संविधान के अधीन है परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? तो हो सकता है पूछा गया है, तो किस पे लागू हो सकता है? अपना इंडिया। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा है। तो संसदीय शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम की सफलता की बात कर रहा है, तो बहुदलीय व्यवस्था का होना भाई संसदीय शासन प्रणाली की देन है। हमारे देश में कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो इसलिए बहुदलीय व्यवस्था का होना, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगला है हमारा, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है पूछा गया है। तो संतुलन कौन करता है भाई? बैलेंस कौन करता है? न्यायपालिका, जुडिशरी। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ है। तो उदारवाद का जो दर्शन है वो है 16वीं और 17वीं शताब्दी में।
ठीक है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, उदारवाद का दर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, 16वीं और 17वीं के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंध नहीं है, पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, बिल्कुल राइट है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ये भी राइट है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया। डी यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो पंचायत के सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है भाई, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो सरपंच होता है उसका चुनाव कौन करता है, पंचायत के पंचों द्वारा। ठीक है, तो यहां पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र और राज्यों के अध्ययन जो किया गया था वो क्या था, सरकारिया आयोग ने। ठीक है, 1983 में इसे बनाया गया था, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दल बदल विरोधी कानून जो है वो कौन से शेड्यूल में है, ठीक है, 10th शेड्यूल में। तो वो बना था श्री राजीव गांधी के शासनकाल में। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी संघ व्यवस्था में किसी राज्य के अंतर्गत एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, कांग्रेस क्या है, वहां की सबसे पावरफुल है, सीनेट। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी संघ व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं राज्य के निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनहित याचिका का अर्थ है। तो PIL आपको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जनहित याचिका का अर्थ होता है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मिलाना है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा। ठीक है, और चौथा है न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास। तो पहला, दूसरा, चौथा इसका राइट, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संसदात्मक लोकतंत्र में समितियां अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संस्थात्मक लोकतंत्र में समितियां अत्यंत आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वही विधायी क्रियान्वयन को सहज, प्रभावी और द्रुत बनाती हैं। वे विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। वे विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की नीति निषेध तत्व नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति से तत्व जो नहीं है वो पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना बिल्कुल राज्य का नीति से तत्व है। एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना, ये भी बिल्कुल है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, बिल्कुल ये भी आता है। ठीक है, आर्टिकल 51 में आता है। और युवकों को रोजगार देना जो है, ये DPSP का नहीं है भाई, ये फंडामेंटल का है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की बात करें तो कौन करता है भाई, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 127 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता तो क्या होता, शासनाध्यक्ष का कार्यभार स्थिर रहता। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है प्रेसिडेंशियल रूल लागू है, तो वहां पर शासनाध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल क्या होता है, स्थिर होता है। केवल 2 बार के लिए चुना जाता है यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, इसलिए ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति
करते हैं। ठीक है, उच्च सदन यानी राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, सार्वभौम और लोकतांत्रिक। आपको पता है पंथनिरपेक्ष भी है, सार्वभौमिक भी है और लोकतांत्रिक भी है, लेकिन उदारवादी शब्द जो है संविधान की प्रेम्बल यानी प्रस्तावना में ऐड नहीं हुआ है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस समाजवादी विचार वर्ग को जो उद्योग में लोकतंत्र और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है को कहते हैं? तो उसको कहते हैं गिल्ड समाजवादी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, गिल्ड समाजवादी। उस समाजवादी विचार वर्ग को जो उद्योग में लोकतंत्र और व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है उसे गिल्ड समाजवादी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमंड द्वारा दिए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आमंड आपको पता है, ठीक है, उसमें सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है, तो वह है आपका असंस्थात्मक दबाव समूह। ठीक है, बी इसका जो है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। असंस्थात्मक दबाव समूह को इसने शामिल नहीं किया था। बाकी तीनों को, संस्थात्मक दबाव समूह की बात करें, समुदायात्मक समूह की बात करें और असमुदायात्मक दबाव समूह की बात करें, ये तीनों को एक्सेप्ट किया था। अगला है हमारा 1918 में पॉलिटिकल फ्यूचरिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1918 में पॉलिटिकल जो फ्यूचरिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी बर्लिन में। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या जिस निबंध में की थी उसका शीर्षक था? तो मुसोलिनी ने फांसीवाद की जो व्याख्या की थी द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन में की गई थी। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा द पॉलिटिकल एंड सोशल डॉक्ट्रिन। आप इसे याद कर सकते हैं, मुसोलिनी के द्वारा है, लिखा गया है, इंपोर्टेंट है। अगला है हमारा, निम्नलिखित समकालीन राजनीतिक चिंतकों में कौन न्यूनतम राज्य के विचार को प्रतिपादित करता है? तो न्यूनतम राज्य की बात करते हैं फ्रीडमैन। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर है? तो भाई स्टेट गवर्नमेंट जो कर लगाती है, टैक्स लगाती है, उसे व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर कहते हैं। ठीक है, तो पहला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, राज्य और केंद्र में वित्तीय विभाजन होता है। भाई राज्य और केंद्र में जो वित्त का विभाजन होता है वो किसकी संस्तुति पर? वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर होता है, तो इसका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, बलवंत राय मेहता मॉडल या प्रतिरूप पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, क्योंकि? भाई असफल रहने का कारण क्या था? वित्त का अभाव रहा था, राजनीतिज्ञों तथा स्थानीय नौकरशाही का असहयोग रहा था और स्थानीय सत्तर की योजना में जनसाधारण की सहभागिता ना के बराबर रही थी, इसलिए यह असफल रही थी। पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो केंद्र और राज्यों के संबंधों से जो संबंध है वह है आपका किसका? राजमन्नार कमेटी का, राजमन्नार समिति। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संघवाद बल देता है। तो भारतीय जो संघवाद है वो किस पर बल देता है? वो देता है राष्ट्र की एकता पर। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो भारतीय तथा अमेरिका संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दी। तो ये दो अधिकार थे भाई, कौन कौन से थे? वो थे आपकी विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना और संघ से अलग हो सकने का अधिकार, यानी पहला और दूसरा यहाँ पे दोनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निषेध तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो वो था केटीसा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पीजीटी टीजीटी दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने नीति निषेध तत्वों को ऐसा चेक बताया था जिसका भुगतान भुगतान जो है बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, वो केटीसा के द्वारा कहा गया था। अगला है हमारा, पंचायती राज के संबंध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सुझाया था? तो आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रतिरूप दिया था और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रतिरूप मॉडल दिया था।
ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यह किसकी अवधारणा है कि मुसोलिनी कार्य रूप में मैकियावेली का क्या है, प्रिंस है? तो यह कथन है आपका बार्कर का। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मार्क्स का मत था कि अतिरिक्त केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यरत पूंजी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अभिजात्यवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया था? तो अभिजात्यवाद को मार्क्सवाद के साथ जो जोड़ने का प्रयास किया था वो थे आपके जेम्स बर्नहम। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आधुनिक व्यक्तिवाद मांग करता है, तो आधुनिक जो व्यक्तिवाद है वो मांग करता है समूह के लिए स्वतंत्रता की। किसकी? समूह के लिए स्वतंत्रता की। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक को उसकी योग्यता तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक उपलब्धि की बात की गई है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए। तो ये कहा गया था किसमें? आप देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक आर्थिक न्याय दर्शन में। ठीक है, तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, पहला नहीं। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका बी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के दर्शन पर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। तो भाई फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। वो कौन कौन से हैं? वो है, पहला है स्वेच्छाचारीवाद और दूसरा आपका राज्यवाद। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या आप सहमत हैं कि संविधान एक संवैधानिक शासन एक ही है, संवैधानिक सरकार तथा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं है, और संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है, या फिर संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। अगला है हमारा, संविधान के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया है, राइट नहीं जो है वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, संविधानवाद केवल संविधानजन्य अवधारणा है। ये बिल्कुल इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी संविधानवाद एक मूल्यपरक अवधारणा है, संविधानवाद संस्कृतिपरक अवधारणा है, संविधानवाद प्रधानतः साध्यमूलक अवधारणा है। तो पहला, दूसरा और डी यहाँ पे फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, सी रॉन्ग है। अगला है, संविधानवाद का पाश्चात्य दृष्टिकोण आधारित है। तो संविधानवाद का जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है वो किस पर आधारित है? विधि एवं अभिसमयों पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर। एक राजनीतिक दल की आधिपत्य पर नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि यह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता, ठीक है, थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे कहा जाएगा, तो ऐसी संघ व्यवस्था को सहकारी संघ व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने कहा है अंततः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश देता है? तो प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश देने की बात करते हैं हॉब्स। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है। ग्रीन की जो स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है वो रूसो और हिगल के विचारों पर। ठीक है, रूसो और हेगल के विचारों पर ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रीन द्वारा उदारवाद का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुराने सिद्धांत का पुनर्जीवन है? तो ग्रीन के द्वारा जो उदारवाद का पुनरीक्षण किया गया था वो कौन से पुराने सिद्धांत का पुनर्जीवन था? वो था सहमति एवं प्राकृतिक कानून का। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्लेटो ने मुख्य रूप से सोफिस्टों की आलोचना की थी। प्लेटो ने मुख्य रूप से क्या किया था भाई? सोफिस्टों की आलोचना की थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। जो राइट नहीं है वो बताना है आपको। पहला है, राजनीतिक अधिकार लोकतांत्रिक राज्य में ही प्राप्त होते हैं। बिल्कुल राइट है। राजनीतिक अधिकार सरकार को जनमत के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। बिल्कुल राइट है। ठीक है, यहाँ पे सही जो नहीं पूछा वो पूछा गया है। तो राजनीतिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है।
भाई राजनीतिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों को दोनों को ऐसे प्राप्त हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। और डी है राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, तो यहाँ पे ए बी डी राइट हो जाएंगे, सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप में संबंध नहीं है, तो जो सही रूप में संबंध नहीं है वो बताना है आपको। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, हॉब्स का जो है राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत हॉब्स ने दिया था, ये बिल्कुल राइट है। ओपेनहाइम ने जो है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत दिया था, बिल्कुल राइट है। और ऑस्टिन राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत की बात ऑस्टिन के द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए डी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कल्याणकारी राज्य को नहीं करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जो है कल्याणकारी राज्य को नहीं करनी चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से किस विचारधारा को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा गया है, तो पूंजीवाद के लिए बनाई गई जो चौकी है वो है आपका लिबरलिज्म यानी उदारवाद, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि, भाई हॉब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया है, वो नैसर्गिक अधिकारों की बात करता है, वो राज्य के विरोध की अनुमति देता है, वह राज्य के सामने सशस्त्र समर्पण की अनुमति देता है, वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा समझौता चाहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वह समझता है कि बौद्धिक जो आत्मरक्षा समझौता चाहती है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भाई कौन सा विचारक है जो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है, वो है कॉल पापर। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी, प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।